इग्रासन जी, मंच पे बैठे हुए सभी किसान नेतागण और इस 88 दिन से लगातार शामली और आसपास के इलाके से धरने पे बैठे हुए किसान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने भी वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन सब साथियों ने जब से धरना शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक लगातार किस तरह से इस धरने को चलाने का काम किया, कैसे इस लड़ाई को आगे ले जाया जा सके, कैसे अपनी बात को मनवाया जा सके, कैसे अपने हक लिए जा सके, इन सब बातों पे बहुत सी सारी चर्चाएं हुई। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा बहुत लंबा समय हो गया है। मुझे दीपावली का दिन था और आपके इस धरने के एक साथी हैं, कि हमारे शामली और आसपास के किसान का जो बंदा है उसकी पेमेंट नहीं हो रही। पिछले साल की पेमेंट बकाया है और 1.5 साल से भी धंधा हमारे से उधार में लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको चाहते हैं कि आप उस धरने पे आएंगे। हालांकि हमारे साथ स्टेट राजस्थान जो है वहां पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ लगता हुआ इलाका है, करीब 8 हमारे ऐसे जिला है जिसके साथ 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के लगते हैं और जिनमें हमारे हरियाणा के लोगों का राजनीतिक तौर पर पूरा दखल है। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनसे संबंध है जो कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे उनके यहाँ मदद भी जाना था, लेकिन जब मुझे ये बताया गया कि 88 दिन हो जाएंगे 17 तारीख को और सरकार की तरफ से हमारी किसी बात को सुना नहीं गया, कोई प्रशासन की तरफ से अधिकारी आकर के बात नहीं कर रहा, कोई आश्वासन नहीं दे रहा, कैसे पिछला बकाया मिलेगा, कैसे नई पेमेंट होगी, इसके बारे में भी लोगों के बीच में जो है बहुत परेशानी इन सब चीजों को लेकर। मैंने उनसे कहा कि आप निश्चिंत रहो, मैं एक दिन का समय जरूर निकालूंगा, आऊंगा और आकर के आपको न केवल समर्थन देंगे बल्कि आपकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, जो जिम्मेवारी आप हमारी लगाओगे उसको भी निभाने का काम करें। किसान जो है वो बेवजह जाकर के किसी धरने में या किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेता, उसके पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो तो बिजाई से लेकर कटाई कटाई बेचने तक, नई फसल की तैयारी तक 24 घंटे अपनी खेती में व्यस्त है। ना बेवजह वो किसी चीज को लेकर के किसी को जाकर के परेशान करता है। किसान तो सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहता है। मैंने अनेक ऐसे आंदोलन देखे अपनी जिंदगी में कि जहां किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ सरकार जाति करती है, लेकिन किसान ने कभी भी किसी भी आंदोलन को जब शुरू किया, किसी हक की लड़ाई लड़नी शुरू की, तो उसने फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा, उसने तब तक उस लड़ाई को लड़ा जब तक उसके साथ न्याय नहीं हो।
पीछे बहुत लंबा एक आंदोलन किसानों का चला था, मामला था 3 काले कानून का। इस देश के अंदर किसान को कैसे कमजोर किया जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 3 काले कानून लेकर के आई थी। अगर वो 3 काले कानून आए तो सबसे पहले तो किसी राजनीतिक दल ने उसका विरोध किया था, तो उसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी था। हमने उसका विरोध किया। हमने केवल विरोध नहीं किया, हमने उसके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो आपके डीएम है, डिप्टी कमिश्नर है, उनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम भेजे थे कि जो आपका फैसला है गलत है, आप इसको तुरंत वापिस लें, इससे किसान कमजोर हो जाएगा। उसी दौरान जो है अलग अलग किसान नेता जो देश के थे, उन्होंने उस लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत पंजाब से हुई। पहले पंजाब के अंदर रेलें रोकी गई, सड़कें रोकी गई, पंजाब को बंद किया गया। और फिर पंजाब के किसान ने हरियाणा के किसान नेताओं के साथ बैठ करके फैसला किया। उसके साथ आपके टिकैत साहब भी थे। उन सब ने फैसला किया कि अब हमें दिल्ली का घेराव करना चाहिए। जब तक दिल्ली का घेराव नहीं करेंगे, देश के प्रधानमंत्री को हमारी बात समझ में नहीं आई। और मुझे याद है 26 दिसंबर का दिन था और पंजाब से किसान जो है हरियाणा के अंदर जो बैरियर लगे हुए थे, बॉर्डर लगे हुए थे, जहाँ पे रुकावट पैदा की हुई थी, उन सबको तोड़ करके दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। जहाँ पंजाब का किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा, वही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान ने भी उन किसान नेताओं की मदद करी। ऐसा हालात पैदा हुए थे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, जैसे हम किसी दूसरे मुल्क के लोग हैं और हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, जबकि हम अपने हकों के लिए लड़ रहे थे। उस 13 महीने के दौरान मैंने जो उस आंदोलन के अंदर बहुत सारी चीजें देखी और सीखी, वो एक अलग तरीका था आंदोलन का, अलग तरीका था लड़ाई लड़ने का। उस आंदोलन के अंदर 80 साल जो गुजरे थे उसका हिस्सा थे, 5 वर्ष के बच्चे भी उस आंदोलन का हिस्सा में थे। बड़ी संख्या में महिलाएं उस आंदोलन में थी। और उस आंदोलन के अंदर जब नेताओं ने जाकर के समर्थन देना शुरू किया, तो आखिर किसान नेताओं ने यह फैसला ले लिया कि नेता तभी आकर के समर्थन दे सकता है, तभी हमारे मंच पे चढ़ सकता है जब वो अपने पद से त्याग पत्र लेकर के आए। मेरे जैसे बहुत थे जो अखबारों में बयान देते थे और कहते थे कि हम जिन किसानों के साथ हम जिनकी लड़ाई लड़ेंगे, जैसा फैसला ये नहीं हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब किसान नेताओं ने किसानों ने ये फैसला ले लिया कि अब तो इस्तीफा देकर के आकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो फिर सबने पीठ दिखानी शुरू कर दी। मैं हजारों साथियों के साथ हमारे जिला सरसा से ट्रैक्टर ट्रालियों के काफिले के साथ दिल्ली पहुंचा था। बॉर्डर पे गया, टीकरी का बॉर्डर लगता था हमारे। और मैं बॉर्डर पे जब गया तो शाम का वक्त था, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी, किसान नेता भी सारे मंच पे थे। हमने जाकर के उनको समर्थन दे दिया, पीछे बैठ गए। तो किसी ने उनको बता दिया कि इस तरह से हजारों किसान सरसा से उनके साथ चल करके आए। तो उन किसान नेताओं ने मन से एक बात कही कि अगर आप सही मायने में हमारे हितेश युवाजगत चौधरी देवलाल हमारे बीच में होते तो वो कोई ऐसा फैसला करते जिसकी वजह से हमारा आंदोलन और मजबूत हो जाता। मैंने उनसे कहा कि तुम अपने मन से किसी को बोलने की इजाजत नहीं देते। मैंने प्रेस के लोगों को बुलाया और कहा कि 26 जनवरी तक याद हो ये काले कानून वापिस हो जाएंगे, अन्यथा 27 जनवरी को इस्तीफा दीजिए। और इस्तीफा देकर के किसानों के साथ आकर के इनके आंदोलन में इनके साथ बैठ करके इनकी लड़ाई को लड़ने का काम करें। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। उससे पहले भी हमने हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता को कहा था कि किसी को मैदान झंडे की जरूरत नहीं,
जितने भी किसान बाहर से हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे पंजाब के हैं, अनेक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी मदद करती है। जो भी जरूरत है समय के मुताबिक वो सारी जरूरत उनकी पूरी हो, इसके लिए हर पार्टी से उनके साथ होना है। पेंटर की जरूरत थी, टेंट दिए, पीने के पानी के कूलर की जरूरत थी, वो दिए, कहीं अस्पताल बनाए, कहीं उसके साथ साथ उनको बिस्तर दिए, उनको चारपाइयाँ मुहैया कराई। जो हमारे जो हो सकता था हमने उनकी मदद करी, लेकिन कोई हमारी मदद से या मेरे से इस्तीफे से कोई किसान आंदोलन नहीं जीता था। वो जो जीत थी, उस जीत के पीछे 750 ऐसे किसान थे जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। उस दौरान एक दफा एक ऐसा वक्त भी आया था कि जब टिकैत साहब यूपी के बॉर्डर पे बैठे थे और रात को पुलिस ने जाकर के उनको उस आंदोलन से उठाने की कोशिश की। उस आंदोलन को हम तोड़ने का प्रयास किया गया। यह 28 जनवरी की बात है। और मुझे जब पता लगा कि इस तरह का वाक्य हो रहा है, जब सोशल मीडिया पे सारी चीजें देखी, तो हमने उसी वक्त टिकैत साहब से बात की, उनसे कहा कि आप हिलना मत, हम रातों रात चल करके आपके पास पहुंचेंगे, हजारों किसान हरियाणा से आएगा और आपकी इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा होगा। हम हजारों लोग अगले दिन फिर आए, लेकिन हमारे आने से पहले वहां से पुलिस भी चली गई। वहां का एक दबंग एमएलए था, अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता था, उसको भी वहां से भागना पड़ा। अगर तुम लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ोगे तो फिर मान करके चलो डीएम को भी आपके पास आना पड़ेगा और सीएम को भी आपके पास चौधरी अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे। और ये मान के चलो इस मिल मालिक को ब्याज के समेत आपको पैसा भी देना पड़ेगा। शायद इनको ना तो मिल मालिक को इस बात का पता है, शायद जो आपके लिए उसको इस बात का पता नहीं है कि किसान पहले कभी किसी को नहीं छेड़ता। किसान तो अपने काम में मस्त है बेचारा, अगर उसको कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। ये उनको सोचना चाहिए। वो डीएम भी किसी घर में पैदा हुआ होगा, अगर उसके माँ बाप के धरने पे बैठे होते तो उसको कितनी पीड़ा होती, इस बात को सोचना चाहिए। चौटाला साहब एक बार डीएम को तमीज कह के देख लो। मेरे हरियाणा का डीएम होता तो ना करवा बात करूंगा आपके गन्ना मंत्री से भी, आपके चीफ मिनिस्टर से भी, और डीएम को भी टेलीफोन आज ही करूंगा। उसको कहूंगा कि भाई आप भी किसी घर में पैदा हुए हो, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग सर्दी के समय में रात को धरने पे बैठते हैं, दिन में सारा दिन अपना काम काज छोड़ के धरने पे आ चुके हैं, अपने जायज काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बात को सुना जाए। आप जाओ, जाकर के उनकी बात को सुनो, आप सरकार को लिख करके भेजो। आपके अधिकार में नहीं है ये समझता, आप फैसला नहीं ले सकते, लेकिन उस डीएम को इतनी पावर है कि वो डीएम चीफ मिनिस्टर को बता सकता है वहां के किसान के साथ गलत हो रहा है। चीफ मिनिस्टर उसको आदेश दे सकता है कि उस मिल मालिक को मरोड़ी लगा करके किसान को उसकी पेमेंट कराने का काम करता है। मैं तो आपको एक आश्वासन देता हूँ, आप इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ो, हमारी जिम्मेवारी ध्यान लगाओ। हम आपसे दूर थोड़ी हैं, हमारे बीच में तो सिर्फ जमना ही है, हम तो उस वक्त भी आया करते थे जब जमुना पे पुल नहीं हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल आपके बीच में बहुत दफाई आए नहीं आए, तब तो पुल भी नहीं थे और साधन भी नहीं थे, बहुत कम साधन होते थे, किस्तियों में बैठ करके आना पड़ता है। मैं भी सोनीपत पे पड़ा हूँ, बागपत कई दफा गया हूँ, किस्ती में बैठ बैठ
ट्रांसफार्मर भी दिए थे जी। तो चीफ मिनिस्टर होते हुए चौधरी देवीलाल ने तो जब आपके यहाँ पे बिजली की किल्लत आ गई थी, सरकार ट्रांसफार्मर नहीं दे रही थी, हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर आपको दे करके आपके साथ खड़ी हुई। अब तो कौन बन गए, अब तो साधन भी बहुत हो गए। आप जो जिम्मेवारी हमारी लगाओगे, रातों रात हजारों की संख्या में आपके साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। इस लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आपको आश्वासन फिर दिलाता हूं कि मैं गन्ना मंत्री मेरा जानने वाला है लक्ष्मी नारायण जी, भले तो नहीं है कोई लंबा चढ़ा देखा, लेकिन फिर भी ये याद जरूर कराऊंगा कि किसान की घर में पैदावार किसान और धरने पर बैठा तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तो उस किसान की बात को सुन और उनके समाधान के गले के उनका समाधान कराने का काम करें। आपको एक बार फिर इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप पिछले 88 दिन से लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हो। 88 दिन नहीं, जैसे 13 महीने लड़ाई लड़ रहे थे, देश के प्रधानमंत्री को मजबूर किया और देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी कि कानून ने गलत बना दिया। आज भी आप अपने हकों के लिए लड़ रहे हो, आप कोई भीख नहीं मांग रहे हो, खराब नहीं मांग रहे हो, आप अपने अधिकार मांग रहे हो। और चौधरी ओमपुर कार्यकर्ता एक बात हमेशा कहते हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। अगर ये आपके इस धरने से इनकी सरकार को समझ नहीं आएगी तो फिर जो फैसला करोगे हम आपके साथ हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपने बुलाया, ये मान सम्मान दिया, आपने बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।